नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर संसद में जोरदार तकरार। डी.के. शिवकुमार के संविधान बदलने वाले बयान पर भड़की बीजेपी। कहा, बाबा साहेब की फोटो गले में डालकर घूमने वाले कर रहे संविधान बदलने की बात। कांग्रेस का इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के परिसर से मिले चले नोटों के बाद राज्यसभा के सभापति की जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक। सभापति ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में कदम बढ़ाया। सीजेआई ने बहुत प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की शुरू। कॉमेडियन कुणाल कामरा की अभद्र टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में घमासान। शिवसेना और बीजेपी ने बोला हमला। शिवसेना समर्थकों ने कामरा के स्टूडियो में की तोड़फोड़। केस दर्ज। कामरा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। सेबी निदेशक मंडल के सदस्यों के हितों के टकराव पर बनाएगा उच्च स्तरीय समिति। एफपीआई की तरफ से विस्तृत खुलासे के लिए निवेश सीमा को दोगुना करके 50,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी। संभावित युद्ध विराम पर चर्चा के लिए यूक्रेन के साथ बैठक के बाद अमेरिका की रूस के साथ वार्ता। काला सागर में संघर्ष विराम को लेकर हुई बातचीत। शांति वार्ता पर चर्चा के बीच दोनों देशों का एक दूसरे पर भीषण हमला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण दिए जाने को लेकर बेंगलुरु से दिल्ली तक सियासी तकरार मची रही। डेप्यूटी सीएम डी.के. शिवकुमार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की बात कही तो इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों ने इस मामले में कांग्रेस पर तुष्टीकरण और बाबा साहेब के संविधान के अपमान का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने कहा कि डी.के. शिवकुमार के बयान को गलत समझा गया है। मुस्लिम आरक्षण पर रार। कर्नाटक से दिल्ली तक तकरार। मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई, संसद तक सियासत गरमाई। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मामले में हुई तकरार को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक के बाद एक स्थगन का शिकार होती रही। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष की ओर से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया गया। राज्यसभा में इस मामले में जोरदार हंगामा हुआ और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस की ओर से नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोपों से इनकार किया। इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी खुद से प्रयास इन्होंने किया। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के संविधान बदलने वाले एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है तो उसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। सदन के अंदर हंगामा हुआ ही सदन के बाहर भी इस मामले में खूब बयानों के तीर चले। बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों ने इस मामले में कांग्रेस पर तुष्टीकरण और बाबा साहब के संविधान के अपमान का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने कहा कि डी.के. शिवकुमार के बयान को गलत समझा जा रहा है। अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा।
सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल। डीके शिव कुमार के बयान को यहाँ पे गलत तरीके से पेश किया, तोड़मोड़ को। उन्होंने कभी नहीं कहा संविधान का संशोधन है, और उन्होंने कहा ये जो रिजर्वेशन है ये पिछड़ों के लिए है, बैकवर्ड उसके लिए। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक विधानसभा में बीते शुक्रवार को सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पारित होने के बाद शुरू हुआ है। इसके बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार यहां तक कह गए कि मुसलमानों के आरक्षण के लिए कांग्रेस संविधान में बदलाव भी करेगी। इन दोनों घटनाक्रमों के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संविधान पर कथित बयान के खिलाफ भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई बदल नहीं सकता और कांग्रेस सिर्फ राजनीति के लिए इस तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में जो 4% कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण देने की बात कही है, ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने संविधान के साथ छेड़खानी करने की बात की और यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान बदलेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा समाज जो मतलब संविधान जो बनाया गया है, उस संविधान को वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, संभव नहीं है, किया नहीं जा सकता। संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की नहीं जा सकती। वो असंभव है जो उन्होंने सदन में बात कह दी, संभव नहीं है, हो नहीं सकता। कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण वाले बिल का विरोध करते हुए राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कर्नाटक सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने वाले हर प्रयास का विरोध किया जाएगा। निश्चित रूप से संविधान को बदलने का काम कोई भी करे यह संभव नहीं है इस देश में, और उस तरह का प्रयास जहां से भी हो उसका विरोध होना ही चाहिए। तो इस दृष्टि से जो बात सामने आ रही है, निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए। बाद संसद की कार्यवाही की। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही बार बार बाधित हुई। कई अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे तो लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के परिसर से मिली बड़ी संख्या में जले हुए नोटों के मामले में अहम बात की है। सभापति ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार चीफ जस्टिस ने सभी सामग्री पब्लिक डोमेन में रखी है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस ने एक समिति का गठन किया है और उनकी सतर्कता भी विचारणीय है। न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं तब सबसे अच्छा काम करती हैं जब उनकी आंतरिक प्रणाली प्रभावी, तेज और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने वाली होती है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बहुत प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से कार्यवाही शुरू की है। बात सदन के कामकाज की करें तो सोमवार को संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी द्वारा यूपी के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। लोकसभा में सपा सांसदों द्वारा पोस्टर लहराए जाने के मुद्दे पर अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। मैं जिन पर पोस्टरबाजी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप पोस्टर लेकर सदन में नहीं आएंगे। सदन में लेकर पोस्टर आएंगे तो मैं माननीय सदस्य कार्रवाई करूंगा। लोकसभा की कार्यवाही कर्नाटक डिप्टी सीएम के मुस्लिम आरक्षण से जुड़े बयान के मसले पर पहले 12 बजे तक और फिर बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा की शुरुआत हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। If the government is set to forego almost 1 lakh crores in direct tax revenue and 2,600 crore in indirect taxes,
on top of the inevitable drop in import tariffs due to likely reductions in customs revenue, how can the government claim it will cut the fiscal deficit to 4.4% for the coming financial year? यूएस जो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 हमेशा मानता है, मानता रहता है, उसकी इकोनॉमी हिली हुई, लेकिन पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। आपके समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, देश की जनता का पैसा लगा बैंक डूब जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 के 12 बैंक आज मुनाफे में मजबूत स्थिति में है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगातार प्रयास किया। वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में देंगी, जिसके बाद लोकसभा से बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में अपने कक्ष में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस महीने के मन की बात के लिए बहुत अधिक संख्या में लोगों के इनपुट मिलने पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि ये इनपुट सामाजिक भलाई के लिए सामूहिक प्रयासों की शक्ति को उजागर करते हैं। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में mygov.in का एक लिंक साझा करते हुए और लोगों को भी इस एपिसोड के लिए अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 8 साल पूरे किए तो सीएम योगी ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन बीते 8 सालों में परसेप्शन पूरी तरह से बदल गया है। सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश की जो पहचान बनी है, उसका एहसास पूरा भारत कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। यूपी सरकार के पूरे हुए 8 साल, योगी ने गिनाई उपलब्धियां बेमिसाल। परसेप्शन पूरी तरह से बदलने का दावा, लेकिन विपक्ष को नहीं भाया। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का विस्तृत खाका पेश किया। इस दौरान 8 वर्षों में यूपी सरकार के कामकाज पर एक झलक रिपोर्ट कार्ड डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और पुस्तक का विमोचन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन बीते 8 सालों में परसेप्शन पूरी तरह से बदल गया है। सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश की जो पहचान बनी है, उसका एहसास पूरा भारत कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज से अर्थ शक्ति पुंज बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 2017 के पहले देश के विकास में बैरियर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले न बेटी सुरक्षित होती थी, न व्यापारी। आज कानून व्यवस्था की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। रोजगार के मोर्चे पर सरकार की सफलता को बयां करते हुए सीएम योगी ने कहा, 2016-17 से पहले यूपी में बेरोजगारी दर 13% थी, जो आज घटकर 3% रह गई है। प्रदेश में व्यापार में हुई तरक्की पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सुविधाओं की वजह से विकास व पर्यटन को बढ़ावा मिला है। जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है।
सीएम योगी ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी, लेकिन आज व्यापक बदलाव हुए हैं। जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। अगर सरकार कह रही है 8 साल बेमिसाल, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा इस प्रदेश की जनता के साथ छल नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि आगामी 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 3 दिवसीय विकास उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें अन्नदाता किसानों, युवाओं, मातृशक्ति, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक स्टैंड अप शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पक्ष बदलने के लिए कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की। इस 2 मिनट के वीडियो ने बड़े पैमाने पर विवाद को जन्म दे दिया और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए। कामरा का समर्थन करने वाले लोग इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रहे हैं, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी को अपमानित करने और गाली देने का हक नहीं देती। कामरा का बयान मचा सियासी घमासान, कॉमेडी से वार, बिफरी फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पक्ष बदलने के लिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की सियासी फिजाओं में आग लग गई। इस टिप्पणी के बाद पूरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष साफ बंटा नजर आ रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कामरा ने जिस तरह एकनाथ शिंदे का अपमान किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि शिवसेना यूबीटी का कहना है कि अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। अभद्र पैरोडी के विरोध में शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने कामरा के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच कामरा के खिलाफ MIDC थाने में केस भी दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस ने शिव सैनिकों द्वारा की गई तोड़फोड़ को गलत बताते हुए कहा कि अगर कामरा से कोई शिकायत है तो कानून सम्मत ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिए। तो शिवसेना ने कहा कि कामरा के शो के लिए फंडिंग मातोश्री से आती है। कुणाल कामरा ने जानबूझ के उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो आरोप लगाते उन आरोपों को लेकर के आगे बढ़ा, क्योंकि ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। इसने उबाठा की सुपारी ली थी और सुपारी लेकर के शिंदे जी को बदनाम करने का प्रयत्न किया था। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है और महाराष्ट्र से लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए, खुद ही सरकार इस तरह की बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत की अभिव्यक्ति पर तोड़फोड़ का समर्थन करने वाले नेता आज इसे गलत कैसे साबित करेंगे। मुंबई ब्यूरो के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा के 5 दिन के बजट सत्र की शुरुआत हुई तो डीटीसी पर कैग रिपोर्ट ने फिर आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को फिर सवालों के घेरे में ला दिया। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी गड़बड़ियों, बस सेवाओं की खराब स्थिति, यात्री सुविधाओं की भारी कमी और इससे जुड़े पर्यावरण के प्रभावों पर चिंता जताई गई है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया है। दिल्ली का बजट सत्र शुरू हुई खटपट, डीटीसी पर कैग रिपोर्ट, आप पर एक और चोट। दिल्ली विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सत्र सोमवार को खीर समारोह के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय का प्रभार सीएम रेखा गुप्ता के पास ही है। व्यवसायी, ऑटो चालक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर समेत विविध पृष्ठभूमियों के लोगों को खीर पर आमंत्रित किया गया। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बजट दिल्ली के लिए प्रगति का संदेश है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल को खीर खिलाकर मुंह मीठा कराया। ये सरकार का नहीं, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के हित में, और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहाँ से शुरू होगा। 11 साल से जो दिल्ली का हाल बेहाल हुआ था उसको ठीक करने के लिए एक प्रयास होगा। तो निश्चित रूप से ये बजट दिल्ली को बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। इस बीच बजट सत्र के पहले दिन डीटीसी के कामकाज पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं, बस सेवाओं की खराब स्थिति, यात्री सुविधाओं की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता जताई गई है। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि डीटीसी लंबे समय से वित्तीय घाटे में संचालित हो रही है। राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक निगम ने 3,937 बसें संचालित की, जो आवश्यक 5,500 से काफी कम थीं। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता पाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए दिए गए कई सरकारी अनुदानों का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की कमी पाई गई। डीटीसी की बसों की कुल संख्या मांग की तुलना में कम होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। वहीं कई बसें निर्धारित अवधि के बाद भी चल रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण खराब हो चुकी बसें समय पर नहीं चल पा रही हैं। कैमरों, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों की भारी कमी है। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा सीमित रूप से उपलब्ध है। कई बस स्टॉप पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली विधानसभा में पीएसी में एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। तत्कालीन विधानसभा की पीएसी या कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने एक विधायक का नाम न लेने के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के फैसले के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज से दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो गया है। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विकसित दिल्ली का बजट पेश करेंगी। कैसा रहेगा इस बार का नई सरकार का बजट, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय से। नई सरकार का बजट पेश किया जाना है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतीश उपाध्याय जी, विधायक हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से? देखिए, खीर के मिठास दिल्ली के विकास के साथ निश्चित रूप से ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी होगा। जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से विमर्श किया है, सभी वर्गों से बातचीत की है, महिला, युवा, झुग्गी झोंपड़ी, अनऑथराइज कॉलोनी, ट्रेडर्स, सभी के साथ उन्होंने बातचीत की है। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है विकसित भारत को लेकर के, और वही दिल्ली भी विकसित भारत की ओर, पूरी तरह से विकसित दिल्ली की ओर बढ़ेगी। तो मुख्यमंत्री जी का आज का बजट दिल्ली को खुशहाली देने वाला बजट होगा। 11 साल से जो दिल्ली का हाल बेहाल हुआ था उसको ठीक करने के लिए एक प्रयास होगा। तो निश्चित रूप से ये बजट दिल्ली को
बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। तो ये थे सतीश उपाध्याय जी जो कह रहे हैं ये जो बजट है वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह बजट होगा जो दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएगा। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में आयोजित खीर सेरेमनी में काफ़ी संख्या में ऑटो चालकों को भी आमंत्रित किया गया। दिल्ली के ऑटो चालक दिल्ली विधानसभा पहुंचकर काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत करते हुए ऑटो चालकों का कहना है कि इतना सम्मान उन्हें पहली बार मिला है। दिल्ली विधानसभा में खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें ऑटो चालक, टैक्सी चालक भी मौजूद रहे। बात करते हैं, कुछ ऑटो चालक हमारे साथ हैं। बहुत सुख की बात है हम ऑटो टैक्सी वालों के लिए, जो आज पहली बार 11 साल बाद विधानसभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मजदूर तत्व के जो लोग हैं उनके प्रति वो संवेदना व्यक्त करती हैं। मुझे आज 33 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। आज पहली बार आने का यहाँ मौका मिला है विधानसभा में। हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं मैडम जी के, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर और हर वक्त के लोग यहाँ पे आए हुए थे। और जो बजट की बात हो रही है तो हमें बजट से काफ़ी उम्मीद है कि ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के हित में भी बजट आएगा, प्लस जनता के हित में भी बजट पास होगा और हमें पूरी अच्छी उम्मीद है। हम लोगों को जिस पार्टी ने नज़रअंदाज किया वो दिल्ली से जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर अहम रोल होता है ऑटो टैक्सी वालों का सरकार को लाने में, क्योंकि हम लोग उनका जगह जगह हर गली गली जाके प्रचार करते हैं। केजरीवाल ने हम लोगों को यूज करके छोड़ दिया था, उसका परिणाम वो भुगत रहा है। अमीर गरीब को सबको एक निगाह से देखें कि जो जैसा उसको ऐसे ही दें। आज से पहले आज तक इतना सम्मान किसी ने नहीं दिया। सीएम तो छोड़ी, विधायक ने भी नहीं दिया आज तक इतना सम्मान। तो ये ऑटो टैक्सी चालक है जो काफ़ी उत्साहित है। उत्साहित इसलिए है क्योंकि किसी सरकार ने उनको इतना सम्मान दिया, दिल्ली विधानसभा में बुलाया और उनके साथ खीर भी साझा की। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को इस वर्ष 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। साथ ही विधानसभा की स्थापना को भी 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस वर्ष को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी विषय पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से डीडी न्यूज़ के संवाददाता सोमेश पटेल ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 25वीं रजत जयंती मनाई जा रही है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, रजत जयंती मनाई गई, क्या है थोड़ी सी बताएंगे संक्षिप्त? छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद 2000 में माननीय देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और निर्माण के बाद ये 25 साल की यात्रा 2025 में हम इस विकास को छत्तीसगढ़ जिस कारण से बना और जो छत्तीसगढ़ पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहलाता था, जहाँ भूख से मौत होती है थी, वो छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में आगे बढ़ रहा है। और ये 25 वर्ष की यात्रा में रजत जयंती वर्ष में हमने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन के संबंध में विचार किया। इसका शुरुआत राष्ट्रपति जी ने किया और समापन माननीय प्रधानमंत्री जी इसको आमंत्रित करेंगे और हर महीने एक कार्यक्रम रखेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के बढ़ते हुए विकास को भी चिन्हांकित किया जाएगा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला और यहाँ के विकास को चिन्हांकित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने युवाओं से सोशल मीडिया के जाल में न फंसने की अपील की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ताहिर अशरफ ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि कश्मीर के शिक्षित युवा सोशल मीडिया खासकर फेसबुक पर नौकरी की तलाश करते हैं और इस जाल में फंस जाते हैं। गौरतलब है कि म्यांमार में 13 कश्मीरी युवाओं को सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से नौकरी का ऑफर आया, लेकिन जब वहां ये पहुंचे तो इनके साथ धोखाधड़ी हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बचाव अभियान चलाया गया और उन्हें बचाया गया। यहाँ के अराउंड 13 यूथ इंक्लूडिंग अ फीमेल एज वेल, उन लोगों ने फेसबुक पे जॉब की तलाश की और जॉब की तलाश करते करते उनको कुछ ऐसे लिंक्स मिले जिसमें उन्होंने देखा कि जॉब्स ऑफर हो रही हैं और उन्होंने क्लिक किया और फिर उनको ऑनलाइन इंटरव्यू और कॉल लेटर्स भी आ गए जो कि फेक थे, बट उन्होंने उसको जेन्युइन समझा और उसके ऊपर वो ट्रैवल करके यहाँ से आउट ऑफ कंट्री गए और वहाँ जाके वो ट्रैप हो गई।
सो हमारा यही मैसेज है सभी यूथ से और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनसे यही है कि कोई भी इस तरीके का लिंक को वो बिना वेरीफाई किए क्लिक ना करें, वो भी इस तरीके के स्कैम के शिकार हो सकते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सिंगापुर की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। वैश्विक समुद्री उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए सर्बानंद सोनोवाल सिंगापुर मैरीटाइम वीक के दौरान सिंगापुर के साथ साथ अन्य देशों के समुद्री उद्योग के प्रमुखों और कॉरपोरेट नेताओं से भी मिलेंगे। इस दौरान सोमवार को उन्होंने फ्रांस के परिवहन मंत्री फिलिप टैबरोट के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस के बीच बढ़ते समुद्री संबंधों और वैश्विक शिपिंग उद्योग में साझा भूमिका के बारे में बातचीत की। 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान अब पूरे देश में चलेगा। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अभियान की सफलता से प्राप्त प्रभावी रणनीति को देखते हुए अब ये अभियान को पूरे देश में चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रभावी ढंग से रोगी की खोज, तकनीकी उपयोग और समय पर उपचार की शुरुआत और जन भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। टीबी उन्मूलन में अच्छा काम करने वाले राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को सम्मानित भी किया गया। विशेष बात है कि टीबी उन्मूलन के भारत के मॉडल को दुनिया के कई देशों में अपनाया जा रहा है। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर राजधानी नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी राज्यों के प्रतिनिधि, टीबी चैंपियन और अलग अलग मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सोमवार को ही 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान की समाप्ति भी हुई। अभियान 7 दिसंबर से 17 मार्च तक चला। कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन में अच्छा काम करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की थीम भारत का टीबी समाप्त करने की दिशा में जन आंदोलन थी। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, हमारी टीबी उन्मूलन की रणनीति समाज के सभी वर्गों और सरकार के सभी विभागों की भागीदारी पर आधारित है। अभियान की सफलता से प्राप्त प्रभावी रणनीति के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अभियान के राष्ट्रव्यापी विस्तार की घोषणा की, जिसमें प्रभावी रोगी खोज, तकनीकी उपयोग और समय पर उपचार की शुरुआत को प्राथमिकता दी जाएगी। तो होल ऑफ द सोसाइटी, होल ऑफ द गवर्नमेंट इस अप्रोच को लेकर के हम चले हैं। हमारा राजनीतिक कमिटमेंट, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल कमिटमेंट ये इस बात से दर्शाता है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिसंबर 2025 तक हम चुप नहीं बैठेंगे और ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेशन करने में कोई भी, वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान में 13.46 लाख निक्षय शिविर लगे और 12.97 करोड़ उच्च जोखिम वाली जनसंख्या का स्क्रीनिंग किया गया। इस दौरान 7 लाख टीबी मरीज की पहचान हुई। 2.85 लाख बिना लक्षण वाले टीबी मरीज की पहचान हुई। अभियान के दौरान 1.05 लाख निक्षय मित्र बनाए गए और 3.06 लाख पोषण आहार का पैकेट बांटा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स विद एआई सपोर्ट, ये इसने भी बहुत बड़ा काम किया है और खास करके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी डिटेक्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इसको तो हम लोगों ने लागू किया ही। उसी तरीके से हम लोगों ने रेजिमेन को भी शॉर्टन किया है। 20 मंथ्स ट्रीटमेंट हैज नाउ बीपाल-एम के माध्यम से इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 6 मंथ्स। प्रधानमंत्री मोदी के टीबी मुक्त भारत संकल्प को साकार करने के लिए बीते कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिसका नतीजा ये है कि देश में टीबी संक्रमण दर में 17% और मृत्यु दर में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। जन भागीदारी, नई तकनीक और जागरूकता का नतीजा है कि टीबी उपचार का कवरेज अब 90% तक बढ़ गया है। टीबी से ठीक होकर लोग अब टीबी चैंपियन बन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज के लिए इक्विटी एयूएम में डिस्क्लोजर लिमिट को मौजूदा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया है।
सेबी के नवनियुक्त चेयरमैन तुहिन कांता पांडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया। Board has decided to revise based on public comments and recommendations of FPI Advisory Committee. So this size criteria is now being taken from 25,000 crore to 50,000 crore. But please note that the concentration criteria remains the same, that is 50%. So irrespective of the size, the 50% concentration criteria remains, and in case 50% is breached, then additional disclosure will be required. सेबी ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला लिया है। ये समिति हितों के टकराव, संपत्ति का ब्यौरा, निवेश और देनदारियों की समीक्षा करेगी। सेबी जल्द ही इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा करेगा। The board has decided to constitute a high-level committee to undertake a comprehensive review of the provisions relating to conflict of interest, disclosures pertaining to property, investments, liabilities, etc., and related matters. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से इस साल जनवरी में 18.19 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। जनवरी में जुड़े नए सदस्यों में 8.67 लाख 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं, जो दिखाता है कि देश में नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी बनी हुई है। जनवरी 2025 में 27,805 नए संस्थाओं को भी ESI योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है, जिससे अधिक वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पेरोल डेटा का लिंगवार विश्लेषण दिखाता है कि इस साल जनवरी में 3.65 लाख महिला सदस्यों का पंजीकरण हुआ है। इसके अलावा समीक्षा अवधि में 85 ट्रांसजेंडर सदस्यों ने ESIC की योजना के तहत पंजीकरण कराया है। ESIC के जनवरी पेरोल में वृद्धि दिसंबर 2024 में जोड़े गए 17 लाख नए कर्मचारियों की तुलना में अधिक है, जो अर्थव्यवस्था में रोजगार के बढ़ते ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले हफ्ते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया था कि इस साल जनवरी में संगठन से 17.89 लाख सदस्यों का जुड़ाव हुआ है। यह आंकड़ा दिसंबर 2024 के मुकाबले मासिक आधार पर 11.48% अधिक है। EPFO के आधिकारिक बयान के मुताबिक पेरोल में जनवरी 2024 के मुकाबले 11.67% का इजाफा हुआ है। जनवरी 2025 में EPFO से करीब 8.23 लाख नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 1.87% अधिक हैं। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से देश का रक्षा उत्पादन असाधारण गति से बढ़ा है। रक्षा उत्पादन 2023-24 में रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस वित्तीय वर्ष में रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-15 में रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ की तुलना में 23-24 में 174% बढ़ गया है। प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, हल्का लड़ाकू विमान तेजस, आकाश मिसाइल, विमानवाहक पोत, पनडुब्बियां आदि शामिल हैं। विदेशों से आयात पर हमारी निर्भरता कम हुई है और देश अब स्वदेशी विनिर्माण में एक उभरती हुई ताकत के रूप में खड़ा हुआ है। आज न सिर्फ हम अपनी रक्षा ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हमारा रक्षा उद्योग देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान भी दे रहा है। 2023-24 में देश से रक्षा उत्पादों का निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। निर्यात में 2013-14 की तुलना में 30 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश से 100 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। 2018 में शुरू की गई इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पहल ने MSME, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को जोड़कर रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। सृजन पहल के तहत 38,000 से अधिक वस्तुओं को घरेलू निर्माण के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 14,000 से अधिक का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण कर दिया गया है।
रक्षा उत्पादन विभाग डीडीपी और सैन्य मामलों के विभाग डीएमए ने 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की हैं, जिससे 5,500 से अधिक वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू निर्माताओं तक सीमित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों डीआईसी ने 8,658 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निर्यात प्राधिकरण और लाइसेंसिंग नीतियों को आसान बनाया है, जिससे पिछले वित्तीय वर्ष में 700 से अधिक औद्योगिक लाइसेंस और 1500 निर्यात प्राधिकरण जारी किए गए। 2019 के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ देश रक्षा निर्माण में अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने के लिए तैयार है, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विश्वसनीय भागीदार बनने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी मजबूत कर रहा है। दिल्ली के गुलफाम अहमद ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया। गुलफाम राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। उनके मुताबिक खेलो इंडिया के मंच ने उन जैसे खिलाड़ियों के खेल को एक नई दिशा दी है। हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने उनसे खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ गुलफाम अहमद हैं, जो कि पैरा पावर लिफ्टर हैं। उनसे बात करते हैं। गुलफाम, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया और लास्ट टाइम आपका ब्रॉन्ज था, इस बार गोल्ड आया। क्या कुछ मेहनत की इस बार? जी, पिछले साल से अब तक परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो कि पहला था मेरा लास्ट ईयर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल था और इस बार मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमारे लिए इतना अच्छा करी है तो हमें भी अच्छा करना चाहिए और मैंने गोल्ड मेडल लिया है। अब किस तरह का देखते हैं चेंज जो है पहला जो एडिशन था उससे अब इस वाले एडिशन में? काफ़ी बदलाव आया है फैसिलिटीज़ में, सुविधाओं में, और जो एक स्टैंडर्ड को, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो मेंटेन किया गया है यहाँ पे, चाहे वो रूल्स रेगुलेशंस हो, फूड क्वालिटी हो, ट्रैवल हो, स्टे हो, सारे लाइवलीहुड को एज पर पैरा स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कंपटीशन का जो लेवल है वो किस तरह का दिखता है आपको यहाँ पे? कंपटीशन लेवल बहुत ही अब बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटीज़ और रिकॉग्निशन बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा इसके लिए अवेयर हो रहे हैं। अभी पैरा स्पोर्ट्स एक इंक्लूजन को, जैसे नॉर्मल के साथ हमारा भी एक पैरा स्पोर्ट्स अब खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 साल से। आपने पावर लिफ्टिंग को ही क्यों चुना और किसी और खेल में क्यों नहीं गए? एक्चुअली मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था जस्ट बॉडी बनाने के लिए, लेकिन फिर जब मुझे 2008 में पता लगा, मैं जूनियर था स्कूल टाइम से ही, तब मैंने नेशनल में मेडल लिया था। चलिए, आपके इस हौसले को सलाम है और उम्मीद यही करेंगे कि आप आगे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को सामने रखें। तो ये है गुलफाम अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो जरूरी चीज है, जो एक टॉनिक है, वो है जज्बा। इसको आपको बनाकर रखना है, हिम्मत को आपको बनाकर रखना है, इसको बिखरने नहीं देना है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। साई गांधीनगर से प्रशिक्षण हासिल करने वाली पैरा पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर खेलो इंडिया पैरा गेम्स के माध्यम से उभरती हुई प्रतिभा के तौर पर सामने आई हैं। कौन है जसप्रीत कौर और आखिर क्या है उनका सपना, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जज्बे की अनोखी कहानियां हर नए चेहरे के साथ सामने हैं। ये हैं पंजाब के भटिंडा की जसप्रीत कौर, जिन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के इस एडिशन में पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। हालांकि आज तस्वीर जितनी आसान दिख रही है उतनी पहले नहीं थी। जसप्रीत जब सिर्फ 3 साल की थी तब पोलियो से ग्रस्त हो गयी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी की जंग को बखूबी लड़ा। न सिर्फ पोलियो से बल्कि अपने ओवरवेट से भी। मानसिक मजबूती के बल पर इस पावर लिफ्टर ने 40 किलोग्राम वजन कम भी किया। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे पापा प्राइवेट ड्राइवर है, कैश डालते हैं मैं, और उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं, मेरी डाइट का दोस्त है मेरे अच्छे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मतलब उन सपोर्ट के कारण वो फाइनेंशियल इश्यूज बहुत रहे, मतलब डाइट मेंटेन करना, फिर ट्रेनिंग। अब साई में है, अब हमें इतना वो नहीं होता, फिर भी थोड़ा रहता है पर अब ठीक है। पर वो स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत रहे। जसप्रीत के लिए पावर लिफ्टिंग सिर्फ खेल नहीं बल्कि उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और जिसके लिए वो अपने कोच का धन्यवाद करना नहीं भूलती। मैंने 2021 में यूपीएससी की तैयारी करते हुए प्री क्लियर किया और मेंस की तैयारी करते हुए मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा पैरा गेम्स के बारे में।
मैंने सर्च किया कि पैरा गेम्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे मुझे 2 पावर लिफ्टर पंजाब के उनका नाम आया। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, रजिंदर सिंह रहेलू जो कि अभी तक के ओनली पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, और परमजीत कुमार जो अभी तक ओनली वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने कोच साहब से मेरे को कांटेक्ट करवाया। कोच साहब ने कहा कि आप अच्छा करना, नेशनल में गोल्ड लाओगे तो हम आपको साई में ले लेंगे। तो तब से मेरा नेशनल में गोल्ड आया और मैं तब से 2022 से मैं साई में हूँ, साई गांधीनगर में हूँ, वहीं मेरी प्रैक्टिस चल रही है। जसप्रीत का अगला लक्ष्य अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी पैरालंपिक खेलों में अपनी छाप को छोड़ना है, जिसके लिए वो अभी से जुट गई हैं। जसप्रीत कौर के लिए राह आसान तो नहीं थी, लेकिन अपनी हिम्मत से उन्होंने अपनी मंजिल को न केवल तलाश किया, बल्कि आज वो जिस शिखर पर हैं उससे खुद के नाम को एक नया आयाम भी दिया है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।